नमस्कार दोस्तों, 2 जून 2022 के डेली द हिंदू एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। 5 आर्टिकल्स मैं आपके साथ यहाँ डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो डेथ पेनल्टी सेंटेंसिंग को लेके, एक प्रकार से आपका रिवीजन हो जाएगा कि डेथ पेनल्टी के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट का क्या, किस प्रकार से डेथ पेनल्टी की सजा दी जा रही है, वगैरह वगैरह। फिर इंडिया की जो एक्सेस मॉर्टेलिटी है वो 2020 में 7 लाख को क्रॉस कर गई है। ऐसा किसका बोलना है? नंदलाल मिश्रा और देवकृष्ण एनबीजी का। बेसिकली ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेस के साथ एसोसिएटेड है। और कोविड की वजह से कितनी मौतें हुई हैं, इसको लेके इनका क्या व्यू पॉइंट है, इसको भी यहां पे देख लेते हैं। पूरी दुनिया अपना व्यू पॉइंट दे रही है। डब्ल्यूएचओ ने बोल दिया कि भाई इंडिया के अंदर 48 लाख मौतें हुई, जबकि इंडिया की सरकार बोल रही कि भाई लगभग 4.5 लाख से थोड़ी ज्यादा हुई हैं। तो 10 गुना मौतें, लगभग 9.5 गुना मौतें वो एस्टिमेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ऑफिशियल फिगर्स ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के रिस्पेक्ट में क्या कमियां हैं, और यही 2-3 पॉइंट्स जो कि हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं, एक बार यहाँ पे रिवाइज से हो जाएंगे। फिर आर के राघवन साहब का आर्टिकल है अ फ्लिप फ्लॉप विद सेवरल मैसेजेस। जैसे कि फॉर एग्जांपल ये जो कॉर्डेला ड्रग क्रूज था ना, इसमें पहले आर्यन खान का नाम आया जो कि शाहरुख खान के बेटे हैं, सुपरस्टार के बेटे हैं भाई। अब इनका नाम हटा दिया गया। तो ये कैसी इन्वेस्टिगेशन है कि शुरुआत में नाम आया और बाद में नाम हट गया? इसमें क्या अकाउंटेबिलिटी है इन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज की, कितनी इनको ताकत दी गई, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, इसको देखेंगे। फिर भाई चॉपी वाटर्स पोस्ट कोविड रिकवरी के रिस्पेक्ट में रिसेंटली जो इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स निकल के आए, इसको देखेंगे। नेपाल में जो तारा एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है, इसके बारे में एक दो न्यूज डिस्कस करेंगे। तो इतने आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे आपसे जुड़ने की कोशिश करता हूँ, टेलीग्राम ग्रुप पे आपको लेक्चर की पीडीएफ मिल जाएगी। इफ पॉसिबल फॉर यू फ्रेंड्स, क्लिक द ज्वाइन बटन। और ज्वाइन बटन नहीं दबा सकते हैं तो सुपर थैंक्स का ऑप्शन दबा के हेल्प कर सकते हैं। दोनों ही चीजों का बटन आपको लाइक बटन के बगल में मिल जाएगा। चलिए पहली न्यूज, द चैलेंज ऑफ परफॉर्मिंग डेथ पेनाल्टी सेंटेंसिंग। लोअर कोर्ट मस्ट रिगरसली कंप्लाई विद द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डिसीजन इन मनोज। क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? देखिए, आज की डेट में जुडिशियल सर्कल्स में, ज्यूरिस्प्रूडेंस में एक बात उठ रही है कि इंडिया के अंदर जो लोअर कोर्ट्स है ना, वो डेथ पेनल्टी को बहुत आसानी से एडमिनिस्टर कर देती है। अब ऐसा नहीं है कि आसानी से एडमिनिस्टर कर देती है, बेसिकली इनका कहना यह है कि जब भी डेथ पेनल्टी से रिलेटेड कोई केस चल रहा होता है, वहां माय लॉर्ड हो रहा होता है, तो सिर्फ इस फैसेट पे ध्यान दिया जाता है कि इस इंडिविजुअल ने क्राइम क्या किया है। उसने मर्डर किया, रेप किया, जो भी क्राइम किया, उसने क्राइम क्या किया, बस ये चीज देखी जाती है। लेकिन सिर्फ क्राइम क्या किया, इस चीज को देख के आप सजा दे दोगे, तो इसको आर्बिट्रेरीनेस कहा जा रहा है। और इसको कहा जा रहा है वायलेशन ऑफ बच्चन सिंह जजमेंट। और इसी कंटेक्स्ट में रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। डेथ पेनल्टी के अंदर ये बात कर रहे हैं किसकी? सेंटेंसिंग प्रोसीजर्स की। मतलब जब आप डेथ पेनल्टी का सेंटेंस दे रहे हो, सुना रहे हो, तो उससे पहले आपने कुछ पर्टिकुलर प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं या नहीं किए, ये यहां पे बात हो रही है। अब कौन से प्रोसीजर्स की ये बात कर रहा है, इसको हम समझेंगे। 1980 में बच्चन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब जजमेंट आया था। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ डेथ पेनल्टी को डिसाइड किया गया था। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया था कि हाँ भाई, डेथ पेनल्टी कॉन्स्टिट्यूशनल है, हम डेथ पेनल्टी को पूरी तरीके से इरेडिकेट नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे इंडिविजुअलाइज्ड सेंटेंसिंग की बात की। बेसिकली बच्चन सिंह जजमेंट में भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट क्या कहना चाह रहा था कि जब आप डेथ पेनल्टी दो, तो सिर्फ आप केस के फैक्ट्स मत देखो, आप जिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने क्राइम किया है उसके बारे में भी रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करो। उस रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के आधार पर उस पर्टिकुलर क्रिमिनल के सोशल फैक्टर्स बिहाइंड में, जो उसके साथ सोशली हुआ है, सोसाइटी में उसका बचपन कैसा बीता है, इन सारे फैक्टर्स के ऊपर भी ध्यान दीजिए। डेथ पेनल्टी को सुनाने से पहले इसी को बोला जाता है सेंटेंसिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है ना? मतलब जब आप डेथ पेनल्टी सुना रहे हो, तो उससे पहले आप इंफॉर्मेशन जुटाओ। इंफॉर्मेशन केवल सिर्फ उस पर्टिकुलर केस की नहीं होनी चाहिए जिसने क्राइम किया है, उसके बैकग्राउंड की इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करनी जरूरी है। सितंबर 2021 से लेके अभी के लिए एनवी रमन्ना साहब हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है वो 13 डेथ पेनल्टी की अपील सुन चुकी है, जिसमें से 10 में उसने जजमेंट सुनाया है। जिसमें से एक केस में 3 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया और कुछ में कम्यूटेशंस दिया है, मतलब उनकी मौत की सजा को आजीवन कारावास में यहां पे बदल दिया है। और ओवरऑल डेथ पेनल्टी का ये जो ज्यूरिस्प्रूडेंस सुप्रीम कोर्ट लेके चल रहा है, तो उसमें एक कॉमन थ्रेड है। कॉमन थ्रेड क्या है? कि भैया डेथ पेनल्टी को इंपोज करने से पहले कि आपने एडिक्वेट इंफॉर्मेशन जुटाई,
कि आपने प्रोसीजरल फेयरनेस को इंप्लीमेंट किया ग्राउंड लेवल पे, ये पता करना जरूरी है। अभी एक बेंच है हेडेड बाय जस्टिस यूयू ललित, जिसमें जस्टिस रविंद्र भट्ट, बेला त्रिवादी, पीएस नरसिम्हा, ये सब है। ओवरऑल इनका ये बोलना है कि भाई देखिए, मौत की सजाएं सुनाई जाती हैं सेशंस कोर्ट के द्वारा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तो खैर सिविल कैपेसिटी में काम करता है, सेशंस कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा, बट उन मौत की सजा को सुनाते वक्त एक फेयर सेंटेंसिंग प्रोसेस फॉलो नहीं किया जाता है। इसलिए सितंबर 2021 में मनोज वाले जजमेंट में, मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश वाले जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जो भी प्रोबेशन ऑफिसर है, प्रिजन ऑफिसर है, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, इनकी रिपोर्ट आप मंगाओगे। वो जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसको आप मौत की सजा बुलाने वाले हो, उसके बैकग्राउंड को चेक करोगे। उस बैकग्राउंड को चेक करने के लिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स को यहाँ पे हायर किया जाता है, और इसके बेसिस पे आप डिसीजन लोगे। मतलब बच्चन सिंह ने 42 साल पहले जिस सेंटेंसिंग इंक्वायरी की बात की थी, उसको फिर से यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया। और मैं बता दूं, बीच में ऐसे बहुत से केसेस आए हैं जहां पे खुद सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि नहीं भाई, हम डेथ की सजा सुनाएंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चन सिंह जजमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट अपने स्टैंड के ऊपर फिक्स रहा है। कई बार ऐसा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी मौत की सजा सुना दी है सिर्फ केस के बेसिस पे। लेकिन यहां पे अब सुप्रीम कोर्ट का जो जूरिस्प्रूडेंस बोल रहा है कि नहीं भाई, आप केवल केस को नहीं देखोगे, आप पूरी की पूरी सेंटेंसिंग इंक्वायरी करोगे, जिसमें कंटेम्प्रेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनोजेनिक फैक्टर्स ये भी मैटर करेगा, सोशल हिस्ट्री उस क्रिमिनल की, बिहेवियर, लाइफ सर्कमस्टांसेस उस अक्यूज्ड के, पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर्स, हर चीज को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा एक मौत की सजा को सुनाने से पहले। तो ये है भाई, फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, ऑल्सो पोस्ट ऑफेंस डिटेल्स, ये सब आप कंसीडर करोगे। मतलब एक लाइफ हिस्ट्री अप्रोच यहां पे लेके चलोगे, जिसमें ओवरऑल होलिस्टिक तरीके से सिर्फ केस को ना देखते हुए आप यहां पे मैटर कंसीडर कर रहे हो। अब सुप्रीम कोर्ट का ये व्यू पॉइंट है। लेकिन खास बात दोस्तों ये है ना, कि जिस फैमिली के अगेंस्ट क्राइम हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फैमिली में किसी का मर्डर हो गया या रेप हो गया, रेप के बाद मर्डर कर दिया गया, तो अब ऐसे केसेस में अक्यूज्ड को मौत की सजा दी जाती है। वहां पे सुप्रीम कोर्ट ये बोलेगा कि नहीं भाई, इनको छोड़ दो, इनके बेसिक क्रिमिनोलॉजिकल फैक्टर्स को देखो, सोशल डिटेल्स को देखो। तो कहीं ना कहीं वो फैमिलीज जिनके अगेंस्ट क्राइम हुआ है, वो थोड़ा बेदक जाएंगी, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। बट ठीक है, सुप्रीम कोर्ट मॉडल जुरिस्डिक्शन के हिसाब से देख रहा है। दुनिया भर में जो डेथ पेनल्टी को लेके केस लॉस बन रहे हैं और ओवरऑल तरीके बन रहे हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे काम हो रहा है। तो ये चीजें यहाँ बताई गई हैं। इस आर्टिकल को लिखा है सीपी श्रुति साहब ने और शिवानी मिश्रा जी ने। प्रोजेक्ट 39 ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के साथ ये जुड़ी हुई है। तो मनोज एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश के केस में सेंटेंसिंग इंक्वायरी के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि भाई, जब भी आप डेथ की सजा सुनाइए, उससे पहले प्रॉपर सेंटेंसिंग इंक्वायरी करिए, जिसमें एक सोशल अप्रोच आप लेके चलो। बेसिकली उस इंडिविजुअल का बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, फैक्टर, हिस्ट्री, हर चीज, और पोस्ट ऑफिस जो उसका बिहेवियर रहा है प्रेजेंट के अंदर, सबको कंसीडर किया जाएगा। चलिए भाई, अगला आर्टिकल, इंडियाज एक्सेस मोर्टेलिटी क्रॉस 7 लाख इन 2020। जैसा कि मैंने बताया, दो ऑथर्स जो कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज के साथ जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस आर्टिकल को लिखा है। एक है नंदलाल मिश्रा जी, ये पीएचडी स्कॉलर है आईआईपीएस मुंबई में, और दूसरी है देवी कृष्णा एनबी, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं आईआईपीएस मुंबई में। देखा जाए ये क्या कह रहे हैं। कोविड 19 पैंडेमिक ने पूरी दुनिया में 52 करोड़ लोगों को अफेक्ट किया, दुनिया के हर नुक और कॉर्नर में पहुंच गया। और ऐसा बताया जाता है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कि 1 जनवरी 2020 से 31 दिसंबर 2021 के बीच में 1.5 करोड़ एक्सेस मौतें हुई हैं। मतलब इस टाइम पीरियड में जितनी मौतें होनी चाहिए थी, उससे 1.5 करोड़ लोग ज्यादा मरे हैं। और सबसे तगड़ा इफेक्ट आया है इंडिया के अंदर। इंडिया के अंदर इनका बोलना है 48 लाख लोग मरे। इंडिया का ऑफिशियल फिगर क्या है कि भाई, ये फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान प्रतिदिन मैक्सिमम नंबर ऑफ जो केसेस गए थे 90,000, 1 लाख भी क्रॉस कर गए थे। सेकेंड वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान प्रतिदिन 4 लाख केसेस भी चले गए थे कोरोना के। और मॉर्टेलिटी एस्टिमेट की बात की जाए, तो भाई हमारे यहाँ पे लगभग 4.5 से 5 लाख मौतें हुई हैं, सरकार का जो ऑफिशियल फिगर बोलता है। लेकिन इंटरनेशनल एजेंसीज अलग बोलती हैं। डब्ल्यूएचओ बोल रही है 48 लाख मौतें। ये जो लैंसेट की रिपोर्ट है, वो बोल रही है कि भाई 12 स्टेट से जो वाइटल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा इकट्ठा किया गया है, उससे पता चलता है कि इंडिया में फ्रॉम मार्च 2020 टू दिसंबर 2021 41 लाख मौतें हुई हैं। और डब्ल्यूएचओ के हिसाब से कितनी, 47 लाख। मतलब ये इंटरनेशनल एजेंसीज जो मौत का फिगर है इंडिया के अंदर, उसको बहुत हाई कोट कर रहे हैं।
और इसी बात को लेकर जो हमारी भारत सरकार है वो ये बोल रही है कि जिस प्रकार के मैथमेटिकल मॉडल को लैंसेट और डब्ल्यूएचओ ने अपनाया है वो मैथमेटिकल मॉडल बिल्कुल गलत है। बेसिकली कॉम्प्रिहेंसिव सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा इंडिया के अंदर अवेलेबल है, ऐसा भारत सरकार का बोलना है। हालांकि मैं बता दूं कि शुरुआत में सिर्फ 2020 का सीआरएस का डाटा रिलीज हुआ था, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा अभी भी 2021 का प्रॉपर तरीके से रिलीज नहीं हुआ है। तो भारत सरकार का बोलना है कि जब हमारा प्रॉपर तरीके से इकट्ठा किया हुआ सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा है तो आप कौन से बेसिस पे बोल रहे हो 48 लाख डेथ। हालांकि मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के अंदर से भी जो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम का डाटा है ना उसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। क्योंकि पहली बात तो सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डाटा में एक चीज क्लियर नहीं होती कि मौत किस वजह से हुई। मौत की रिपोर्टिंग एक अलग चीज है, कितनी डेथ्स रिपोर्ट हुई, कितनी बर्थ रिपोर्ट हुई। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर आपको नंबर ऑफ डेथ्स और बर्थ रिपोर्ट करनी होती है। वो कुछ स्टेट्स में अच्छा है, कुछ स्टेट्स में अच्छा नहीं है, स्टेट बाय स्टेट वेरी करता है। स्टेट रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डाटा को कंपाइल करके पूरे देश में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के डाटा को एनालाइज किया जाता है। तो कितनी मौतें हुई, कितनी बर्थ हुई, इसकी तो बात होती है सीआरएस में, पर वो मौतें और बर्थ किसकी वजह से हुई ये प्रॉपर तरीके से नहीं मेंशन किया जाता है। फिर इंडिया के अंदर कोविड डेथ की काउंटिंग को लेके इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने गाइडलाइंस रिलीज की। अब इन गाइडलाइंस के हिसाब से राज्यों को भी क्लियर नहीं हो पाया कि किसको कोविड की मौत गिनना है, किसको कोविड की मौत नहीं गिनना। देखिए उसमें नहीं जाते हैं। इंडिया में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, स्टेट सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, फिर आईसीएमआर की गाइडलाइंस, कोविड की रिपोर्टिंग, ये सब अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की रही है। स्टैंडर्ड गाइडलाइंस रही है केंद्र की, बट प्रॉपर तरीके से हर जगह पे फॉलो नहीं हुई। कोविड एक ऐसी चीज थी जिसके चलते केंद्र की सरकार को भी कई बार ह्यूमिलिएट होना पड़ा, राज्य की सरकारों को भी ह्यूमिलिएट होना पड़ा। तो अब उस पुराने गंदे समय को याद करने के बावजूद, मतलब बजाय, हम यहाँ पे समझते हैं कि गलती क्या हुई। तो अब इस कंटेक्स्ट में ये बता रहे हैं, मतलब जो यहाँ पे ऑथर हैं वो बता रही कि भाई इन्होंने मतलब एस्टिमेट किया है इंडिया के अंदर डेथ्स को। अब इंडिया की भारत सरकार ने तो लगभग 4.5, 4.7 या 4.8 लाख डेथ बोल दी, जिसमें इन्होंने 2020 के टाइम पीरियड में 1.5 लाख के लगभग डेथ बोली। लेकिन यहाँ पे जो ऑथर हैं वो ओवरऑल इसी सिस्टम को, सीआरएस 2019, एसआरएस सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम 2019, इसके डाटा को फॉलो करते हुए एस्टिमेट करके बता रही हैं कि जो एक्सेस मॉर्टेलिटी हुई है इंडिया में फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान, वो प्रति हजार की आबादी के हिसाब से 0.5 डेथ ज्यादा थी। मतलब प्रति हजार की आबादी के हिसाब से नॉर्मल केस में जितनी नंबर ऑफ डेथ्स हो रही थी उससे 0.5 डेथ्स प्रति हजार आबादी ज्यादा हुई है फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक के दौरान। मतलब सीडीआर, जो आप कह सकते हो कि डेथ्स पर थाउजेंड है, ये फर्स्ट वेव ऑफ पैंडेमिक से पहले 2019 में लगभग 6.0 था, 2020 में 6.5 हो गया। मतलब एक्सेस 0.5 डेथ्स हुई है पर हजार आबादी। कहां पे? इंडिया के अंदर, ऐसा यहां पे ऑथर का बोलना है। स्टेट वाइज अगर इनका डाटा देखेंगे तो ये बोल रहे हैं हाईएस्ट डिफरेंस है स्टेट ऑफ दिल्ली में। दिल्ली में प्रति 1000 आबादी 3.8 डेथ ज्यादा हुई है। ये फिगर तमिलनाडु के लिए 2.9, आंध्र प्रदेश के लिए 2.3, कर्नाटका के लिए 2.1, गुजरात के लिए 2.0। वहीं पे तेलंगाना के लिए देखा जाए तो ये फिगर 0.5 कम हुआ है, माइनस गया है। उत्तर प्रदेश के लिए 0.05 कम हुआ है। हालांकि इनका ये बोलना है कि ये जो कमी है, ऐसा नहीं है कि नंबर ऑफ डेथ्स होगा, हो सकता है यहाँ पे डेथ की रिपोर्टिंग ना हुई हो, इसलिए हमको क्लियर कट फिगर ना पता चल पा रहा हो। तो इस आधार पर 2020 का डाटा क्या एस्टिमेट कर रही है ऑथर? इनका यह बोलना है कि 2019 के रिस्पेक्ट में 2020 में एक्सेस नंबर ऑफ डेथ्स हुई है 7 लाख, जिसमें तमिलनाडु में 2.2, बिहार में 1.5, महाराष्ट्र में 1.4, कर्नाटका में 1.4, गुजरात में 1.3, आंध्र प्रदेश में 1.2 हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्सेस डेथ्स है। तो बेसिकली इनका ये एस्टिमेट है कि भाई 2020 के अंदर लगभग 7 लाख डेथ्स हुई हैं। ओके। और 2021 के बारे में इन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं है। क्यों नहीं कहा है? उसका रीजन ये है कि हमारे पास सीआरएस एसआरएस का डाटा 2021 का है नहीं। तो देखिए, भारत सरकार का ऑफिशियल फिगर क्या है 2020 में कोविड डेथ्स का 1.5 लाख। यहां पे अपनी थ्योरी के थ्रू ये दोनों स्कॉलर्स कितनी बता रहे हैं डेथ हुई है 2020 में? 7 लाख। तो 7 लाख 1.5 लाख का 4.7 गुना है। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो फिगर एस्टिमेट कर रहे हैं आईआईपीएस के स्कॉलर्स, ये बोलता है कि ऑलरेडी जो नंबर ऑफ डेथ ऑफिशियल के है वो 4.7 है। एक बार को हो सकता है भारत सरकार ये 7 लाख मान ले, लेकिन डब्ल्यूएचओ ने जो फिगर माना है वो तो हद से ज्यादा है। डब्ल्यूएचओ का तो 2020-21 दोनों का कितना हो जाएगा? लगभग 48 लाख 47 लाख।
जबकि इनके 7 लाख के हिसाब से अगर हम 2021 के एस्टिमेट को कंपेयर करें तो लगभग 20 लाख निकल के आएगा, तो मतलब टोटल 27 लाख डेथ होंगी। पर डब्ल्यूएचओ तो 48 लाख बोल रहा है फ्रॉम मार्च 2020 टू दिसंबर 2021। तो मतलब अलग अलग स्कॉलर्स नंबर ऑफ डेथ्स को अपने अपने हिसाब से यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब वजह क्या है? तो वजह ये है कि देखिए भाई, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, डायबिटीज, ये भी बड़े किलर्स हैं। इनकी वजह से होने वाली मौतें बढ़ गई होंगी। क्यों बढ़ गई होंगी भाई? कोविड की वजह से बाकी सर्विसेज डिस्टर्ब हुई हैं, तो सब कोविड कोविड ही कर रहे थे। हॉस्पिटल में एडमिट होना है तो भी कोविड टेस्ट चाहिए। अब किसी को इमरजेंसी केयर चाहिए, उसका कोविड टेस्ट करते फिरोगे तो कैसे काम चलेगा? तो उसके चलते हो सकता है कि इस पूरी की पूरी मेडिकल चेन डिसरप्शन के चलते ये जो कोविड का मेडिकल प्लान है ये डिस्टर्ब हो गया हो, और उसके चलते डेथ्स हो गई। तो यहां पे हो सकता है कि उस इंडिविजुअल की मौत सीधे सीधे कोविड की वजह से ना हुई हो, लेकिन कहीं ना कहीं अफेक्टेड तो था ना वो, इसलिए यहां पे एक्सेस डेथ दिखा दिया गया। फिर ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2021 क्या बोलती है कि भाई, ट्यूबरकुलोसिस की रिपोर्टिंग और डायग्नोसिस ये एशियन कंट्री में और खासकर इंडिया में सबसे ज्यादा कम हुआ है। किसकी वजह से? कोविड की वजह से। क्योंकि ट्यूबरकुलोसिस पे ध्यान नहीं गया, ना इसको डायग्नोस किया जा रहा था, ना रिपोर्ट किया जा रहा था, ना इसका प्रॉपर तरीके से इलाज हो रहा था, तो लोग ट्यूबरकुलोसिस की वजह से भी मरे होंगे। प्लस लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन, मैसिव पोवर्टी, हंगर, ये वजहें तो देखो है ही। तो ये सब कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रही है किसके प्रति? एक्सेस डेथ्स के प्रति। ठीक है भाई, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं। फ्लिप फ्लॉप विद सेवरल मैसेजेस, द एनसीबी मस्ट रिव्यू इट्स प्रोसीजर्स सून। तो भैया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने आर्यन खान को क्लीन चिट दे दी। पहले चार्जशीट में आर्यन खान का नाम था, शाहरुख खान के बेटे। अब भैया आर्यन खान को चार्जशीट से बाहर कर दिया गया। तो भाई, मुंबई सिटी की थोड़ी यहां बुराई की जा रही है, एक्चुअली में इसके एडमिनिस्ट्रेशन की बुराई की जा रही है। मुंबई हैज बीन इन न्यूज फॉर रॉन्ग रीजन, ऐसा बताया जा रहा है। ये देखा गया कि भाई, केंद्र की सरकार और महाराष्ट्र की सरकार बहुत सारे मुद्दों पे एक दूसरे के साथ बहसते नजर आए थे। कंगना रनावत वाला मुद्दा भी बीच में उठा था, पॉलिटिकल ट्यून्स आ गए थे उसमें। फिर जो महाराष्ट्र पुलिस में टॉप अपॉइंटमेंट होते हैं, उसको लेके थोड़ा इल्जाम लगाया गया एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर। जो महाराष्ट्र के फॉर्मर कमिश्नर ऑफ पुलिस थे, इनके अगेंस्ट अरेस्ट वारंट जारी हो गया था, कई दिन तक ये गायब रहे थे। फिर इनकी और जो फॉर्मर होम मिनिस्टर हैं आपके महाराष्ट्र के, उनके बीच में कंट्रोवर्सी उठ गई थी। तो ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, इन सब चीजों के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है मुंबई के अंदर, उसमें नहीं आते हैं। यहाँ पे बेसिकली बात हो रही है एनसीबी की। तो जब आर्यन खान केस उठ के आया, तो शुरुआत में एनसीबी की जो चार्जशीट थी, या कह लीजिए जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट थी, उसमें ओवरऑल आर्यन खान का नाम था। अब यहां पे खुद जो डायरेक्टर जनरल है एनसीबी के, सत्यनारायण प्रधान, उन्होंने बोला है कि नहीं भाई, हमारी चार्जशीट गलत थी, आर्यन खान के अगेंस्ट जो भी प्रोब थी वो मोटिवेटेड थी। अब अपने आप में बड़ी बात है, कोई भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, खासकर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो जैसी एलीट एजेंसी, कभी भी अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं करती है। और वैसे देखा जाए तो दे आर टू गुड एन एजेंसी टू कमिट मिस्टेक्स। बट ड्रग्स हो गया, क्राइम हो गया, इस तरीके के जो मैटर्स होते हैं ना, इनमें इन्वेस्टिगेशन के समय पे प्रॉब्लम आ सकती है। प्रैक्टिकली ग्राउंड लेवल पे बहुत सी प्रॉब्लम्स है। लेकिन शुरुआत में आर्यन खान का नाम आया और बाद में भाई बोल देना कि ये नाम नहीं। शुरुआत में इनका बोलना कि इन्होंने ड्रग्स लिए, इनके पास ड्रग्स पाए गए, और दूसरे में बोलना कि नहीं भाई, इनके पास नहीं ड्रग्स पाए गए। ये अपने आप में एनसीबी के ऊपर एक बड़ा सवाल है। इसलिए मुंबई के जो उस समय के जोनल डायरेक्टर थे समीर वानखेड़े, इनके ऊपर एक इंटर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। तो इस कंटेक्स्ट में जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम करती हैं, एनसीबी जैसी, इनके काम करने के तरीके को देखना जरूरी है। इनके प्रोसीजर्स को वेट करना जरूरी है। लोअर लेवल और मिडिल लेवल पे जो ऑफिसर्स हैं, ये किस प्रकार से ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं, इनके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स को रेगुलेट करना जरूरी है। ये सब बातें यहाँ पे बताई जा रही हैं। ओके, तो कुल मिला के यही बोला जा रहा है कि अच्छा, पहले भी एनसीबी कुछ गलत वजह से न्यूज में रहा। जैसे जब रिया चक्रवर्ती वाला केस हुआ था, सॉरी, सुशांत सिंह राजपूत वाला। तो सुशांत सिंह राजपूत की जब मृत्यु हुई थी, उसके बाद रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को यहाँ पे ड्रग्स के केस में पकड़ा गया कि हाँ भाई, ये सुशांत सिंह राजपूत को मैरिजुआना प्रोवाइड करते थे। तो ओवरऑल ये बहुत से मीडिया अटेंशन है। देखिए क्या होता है कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज काम करती हैं, तो लोगों के अंदर एक भरोसा होता है कि हाँ भाई, ये इन्वेस्टिगेशन एजेंसी आ रही है तो ये पुलिस से तो बेहतर काम करेगी। अब अगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के काम करने के तरीके में ही गड़बड़ निकल आए, तो लोगों का जो भरोसा है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ऊपर, सरकार के ऊपर, ये उठता है। तो जरूरी है कि यहाँ पे ओवरऑल इन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को और रिस्पॉन्सिबल किया जाए, इनके ऑफिसर्स को और अकाउंटेबल किया जाए। ये सब बातें यहाँ पे बताई गई हैं। प्लस ये भी बताया जा रहा है कि भाई देखिए, ये जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ग्राउंड लेवल पे काम करती हैं, तो फिर बहुत सारा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। तो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को हटा पाना, प्रॉपर तरीके से ऑनेस्टी के साथ काम कर पाना, ये ग्राउंड लेवल पे प्रैक्टिकली बहुत डिफिकल्ट है, और ये तो आप भी जानते ही हो।
आर्टिकल लिखा आर के राघवन साहब ने, जो फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर हैं और अभी के लिए क्रिमिनल जस्टिस और पुलिसिंग पढ़ाते हैं जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत में। ठीक है। फिर भाई, चॉपी वाटर्स ऑन इंडिया पोस्ट कोविड रिकवरी। पोस्ट कोविड रिकवरी की बात हो रही, कुछ इकोनॉमिक फिगर्स फिर से बता देता हूँ, कल भी बताए थे। हमारा जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है वो 8.7, सॉरी जीडीपी जो है वो 8.7% बढ़ा है 2021-22 में, और ग्रॉस वैल्यू एडेड 2021-22 में 8.1% बढ़ा है। अगर 2020-21 की बात करो तो पैंडेमिक के चलते जीडीपी 6.6% घटी थी, जीवीए 4.8% बढ़ा था। तो ओवरऑल आप कह सकते हो कि जीडीपी जीवीए बढ़ा है। प्री पैंडेमिक लेवल से बात करें, प्री पैंडेमिक लेवल वाला फाइनेंशियल ईयर कौन सा था? 2019-20। तो 2019-20 के रिस्पेक्ट में जो हमारी जीडीपी है वो 1.5% बढ़ी है, और जो हमारा जीवी है वो 2.9% बढ़ा है। तो ठीक है, हम प्री पैंडेमिक इकोनॉमी से थोड़ा ऊंचे आ गए, बट पूरी तरीके से रिकवर ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि जो जॉब इंटेंसिव सेक्टर है वो भी बहुत हद तक अफेक्टेड है। जैसे फॉर एग्जांपल, जॉब क्रिएटिंग सेक्टर जैसे ट्रेड और होटल, इनमें जो जीवीए है ना, वो अभी भी प्री पैंडेमिक 2019-20 की इकोनॉमी से 11.3% नीचे है। तो इससे अगर आप देखोगे तो जो सर्विस सेक्टर है हमारी इकोनॉमी का, वो अभी भी प्री कोविड लेवल पे ही है, वो पूरी तरीके से रिकवर यहां पे नहीं हो पाया। घूमने फिरने वाला सेक्टर, रेस्टोरेंट वाला सेक्टर, कोचिंग वाला सेक्टर, ये सर्विसेज सेक्टर में आते हैं, जहां पे आप किसी भी प्रकार की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, कोई ऐप लॉन्च करके मैं आपको ऑनलाइन पढ़ाने लगूं, और उसका मैं आपसे पैसे लेने लगूं, तो दिस इज बेसिकली ए सर्विस। मैं आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूं, आपसे पैसे ले रहा हूं। तो इस प्रकार से मार्केट में जितनी भी चीजें हो रही है ना, इसको सर्विस सेक्टर कहते हैं। सर्विस सेक्टर यहां पे इमर्ज नहीं हो पाया। ऑनलाइन फील्ड में सर्विस सेक्टर चल रहा है, लेकिन जो ऑफलाइन फील्ड है, कहीं घूमने गए, होटल में रुके, कहीं रेस्टोरेंट में जाके खाना खाया, ये सर्विस सेक्टर पूरा बैठ गया है। और यही सर्विस सेक्टर जॉब इंटेंसिव है। फिर क्या बताया जा रहा है कि भाई देखिए, इंडस्ट्री में जो जीवीए है, इंडस्ट्रियल इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन वाला, तो 2019-20 के रिस्पेक्ट में इंडस्ट्रियल सेक्टर 6.7% बढ़ा है। जो कंस्ट्रक्शन है वो केवल 3.4% बढ़ा है। जो माइनिंग सेक्टर है वो केवल 1.9% बढ़ा है। और ये इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग सेक्टर जॉब इंटेंसिव सेक्टर है। यहाँ बहुत सी नौकरियां क्रिएट होती हैं। तो चूंकि ये सेक्टर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो नौकरियां भी धीरे धीरे क्रिएट हो रही हैं। फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात की जाए, ठीक है, तो जो इंडस्ट्री जीवीए है 2019-20 के रिस्पेक्ट में 9.3% बढ़ा है। लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम है। जनवरी से मार्च 2022 वाले क्वार्टर में जो ग्रोथ है वो कम हो गई है। अगर आप जनवरी से मार्च 2021 के क्वार्टर को 22 के क्वार्टर से मैच करोगे, कंपेयर करोगे, तो 0.2% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। किसमें? जीवीए में, चौथे क्वार्टर ऑफ 2021-22 में। ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्वार्टर फोर में 4.1% है, बहुत कम। क्वार्टर थ्री में 5.4% थी। मतलब जो जीडीपी ग्रोथ है वो भी हमको यहाँ पे थोड़ी कम नजर आ रही है। तो ये इकोनॉमिक फिगर मैंने कल के करंट अफेयर्स में बताया था दोस्तों, मैं आज के एडिटोरियल में भी आपको बता रहा हूं, मैंने एक बार यहाँ पे आपको रिवाइज भी करा दिए। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात की जाए तो 2021-22 में 7.9% ये बढ़ा है। ठीक है। लेकिन इसका बढ़ना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि 2019-20 में अगर आप कह सकते हो ये बहुत ज्यादा कम नहीं था। 2019-20 के रिस्पेक्ट में 2021-22 में केवल 1.4% का इंक्रीमेंट है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। मतलब अभी भी प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे आपके जैसे लोग जो अपना पैसा कमाते हैं, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात नहीं कर रहा हूं, प्राइवेट एक्सपेंडिचर, मतलब मेरे आपके जैसे लोग जो अपना पैसा कमाते हैं और मार्केट में जाके खर्च होते हैं, इसको बोलते हैं प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ये केवल 1.4% बढ़ा है 2021-22 में व्हेन कंपेयर टू 2019-20। ठीक है भाई। तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बताई जा रही हैं। ये इकोनॉमिक फिगर्स इंपॉर्टेंट है, मैं बोलूंगा जो मंथली फिगर्स आते हैं उनसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन इकोनॉमिक फिगर्स को आप मेंस के आंसर में कोट कर सकते हो, इसलिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कल भी बताए थे, आज भी बता रहा हूं। और आज का फाइनल आर्टिकल, सेफ्टी फर्स्ट ऑन नेपाल तारा एयर क्रैश। देखिए, नेपाल का तारा एयर क्रैश बहुत ही अनफॉर्चुनेट था। न्यूज पढ़ रहा था मैं, एक त्रिपाठी फैमिली थी इसमें, वो पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे खत्म हो गई। जो हस्बैंड थे वो मुंबई में कोई बिजनेसमैन थे, जो उनकी वाइफ थी वो किसी एक बड़ी फर्म में, शायद सॉफ्टवेयर फर्म में, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में काम कर रही थी। एंड शी वाज नंबर 2 इन हर कंपनी। मतलब बहुत हाई पोस्ट पे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। हालांकि वो डिवोर्स थे। तो फैमिली कोर्ट के आदेश के हिसाब से उनको साल में कहीं घूमने जाना था। तो इस बार उन्होंने घूमने के लिए नेपाल को एज अ लोकेशन चुना था। और इस पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट में वो लोग बैठे हुए थे, उनके दो बच्चे थे, 18 साल से कम की उम्र के उनके बच्चे थे। एयरक्राफ्ट अनफॉर्चुनेटली क्रैश कर गया, इनकी मृत्यु हो गई। देखिए, लाइफ कितनी अनप्रेडिक्टेबल है दोस्तों, कब क्या हो जाए पता नहीं। अभी रिसेंटली लेजेंडरी सिंगर के की भी मौत हुई है। तो इसलिए कहते हैं ना कि लाइफ को भाई फुल ऑन जिए अपने, यू नो
फुल ऑन जीने का मतलब ये है कि अब मजे मत करो, मस्ती मत करो, शराब सिगरेट मत पीने लगो। आपका जो दिन बीतता है ना एक दिन का, आप कोशिश करो कि उस दिन में क्या आपने मीनिंगफुल किया, क्या आपने वो दिन बर्बाद कर दिया, या फिर आपके एफर्ट से आपको लगा कि नहीं भाई आज तो मैंने कुछ किया है, अपना दिन फालतू नहीं बर्बाद किया। ये आपके अंदर से आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है ना, अपने आप से। खैर, वो थोड़ी फिलोसफिकल बातों में चला गया मैं। आर्टिकल पे वापस आते हैं तो तारा एयरडी हवाली लैंड ट्विन ऑटर एयरक्राफ्ट नेपाल में क्रैश हो गया। इसके क्रैश के बाद ये जो STOL फ्लॉट्स होती हैं, शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग फ्लाइट, मतलब जो टेक ऑफ के लिए रनवे है वो भी छोटा है, लैंडिंग के लिए जो रनवे छोटा है, जो फ्लाइट का ड्यूरेशन है वो भी छोटा है। तो इसमें होता यह है कि फ्लाइट ज्यादा ऊपर नहीं जा पाती। अगर आप कभी हवाई जहाज में बैठे हो तो फ्लाइट जब टेक ऑफ कर रही होती है थोड़ा टर्बुलेंस होता है, अगर वेदर साफ है तो नहीं होगा, बट हल्का फुल्का तो टेक ऑफ और लैंडिंग के समय पे टर्बुलेंस हो ही जाता है। अभी रिसेंटली मैं उदयपुर गया तो उदयपुर में क्या था ना कि हॉरिजॉन्टल विंड्स बहुत तेज थी। तो लैंडिंग के समय पर और इवन टेक ऑफ के समय पे जो हवाई जहाज था वो बहुत ज्यादा टर्बुलेंस कर रहा था, लोग घबरा गए। तो क्या है कि जब एयरक्राफ्ट लोअर एटमॉस्फेयर में उड़ता है, जब तक वो ट्रोपोस्फेयर में उड़ता है तब तक वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विंड का बहुत ज्यादा है, उसके चलते बहुत टर्बुलेंस आता है एयरक्राफ्ट में। तो STOL फ्लाइट्स में जो फ्लाइटें होती हैं वो सिर्फ ट्रोपोस्फियर में उड़ रही होती है, वो स्ट्रेटोस्फियर तक नहीं पहुंचती हैं। तो यहां पे इन फ्लाइटों की सेफ्टी फीचर पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। और ये जो पर्टिकुलर तारा एयरक्राफ्ट उड़ रहा था फ्रॉम पोखरा टू जॉनसन, बहुत खूबसूरत जगह है, प्लान अपने तो प्लानिंग लिस्ट में घूमने की, नेपाल जाइए तो पोखरा जरूर जाइए। मैं गया नहीं हूं बट सुना है बहुत सुंदर है। तो भाई पोखरा टू जॉनसन रूट में था ये हवाई जहाज, 13,000 फीट की ऊंचाई पे रडार लूज हो गया और 22 पैसेंजर्स की यहाँ पे मृत्यु हो गई। STOL जो फ्लाइट्स होती है ना, इनको उड़ाना काफी मुश्किल होता है, खासकर नेपाल की माउंटेनियस टेरेन में। क्यों? क्योंकि भाई हर तरफ जैक्ड पीस है, कहीं पे भी गलती सी हुई उड़ाने में तो पीक से लड़ जाओगे, एयरक्राफ्ट बैठ जाएगा। प्लस ये जो अनप्रेशराइज्ड क्राफ्ट था, 13,000 फीट की ऊंचाई पे पड़ रहा था, यहाँ पे वैसे भी ऑक्सीजन सप्लाई की जरूरत पड़ जाती है एयरक्राफ्ट में, कभी कभी 90 डिग्री टर्न्स लेना पड़ता है एयरक्राफ्ट को। तो ओवरऑल बहुत ही स्किल्ड पायलट चाहिए, बहुत ही जबरदस्त एफिशिएंट मैनेजमेंट प्लान चाहिए इस प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए, ठीक है ना। अब क्या है कि नेपाल के अंदर टूरिज्म के चलते कंपटीशन बहुत बढ़ गया, कॉमर्शियल स्ट्रेस है। तो अगर कहीं पे भी एयरलाइंस सेफ्टी फीचर में कॉम्प्रोमाइज कर रही होंगी तो इस प्रकार के एक्सीडेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अगर नेपाल की जो लोकल सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल की बात करें तो इनका कहना है कि 2018 से लेकर अब तक इनके यहाँ पे डोमेस्टिक एयर ट्रेवल 15.45% बढ़ा है। ओके, 2019-20 में थोड़ा कम हो गया तो कोविड पैंडेमिक के चलते, लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन जो कॉमर्शियल एयरक्राफ्ट के क्रैशेस है वो कम हुए हैं, हेलीकॉप्टर इंसिडेंट बढ़े हैं, क्योंकि हेलीकॉप्टर्स का प्रयोग अब ज्यादा किया जा रहा है रिलीफ रेस्क्यू में, लॉजिस्टिक्स में, टूरिज्म में। ओके, तो STOL सेक्टर के अंदर ये जो एक्सीडेंट है इनको रोकने की जरूरत है। और इस STOL के अंदर भी जो मेन फैक्टर्स हैं यहाँ पे क्रैश के, वो है कंट्रोल्ड फ्लाइट इनटू टेरेन, रनवे एक्सकर्शंस और लॉस ऑफ कंट्रोल इन फ्लाइट। ये बेसिकली कारण होते हैं। यहाँ पे VFR की गाइडलाइंस को फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप बोलोगे सर ये VFR क्या होता है? VFR होता है विजुअल फ्लाइट रूल। विजुअल फ्लाइट रूट क्या है? जो STOL फ्लाइट होती है ना दोस्तों, शॉर्ट टेक ऑफ और लैंडिंग, जिसमें मतलब टेक ऑफ का समय भी छोटा है, लैंडिंग का समय भी छोटा है, और स्ट्रेटोस्फीयर में नहीं गई फ्लाइट। इन फ्लाइट्स में एक बड़ी प्रॉब्लम होती है कि विजुअल फ्लाइट रूल, आगे क्या है आपको नजर आना चाहिए। यहां पे हर चीज ऑटोमेटिक तरीके से नहीं हो पाएगी, क्योंकि मशीन में कहीं ना कहीं गलती हो चुकी है, हो सकती है। अब मान लो ये दो पहाड़ हैं, एक इधर एक इधर, और यहां से आया एयरक्राफ्ट ऐसे घुस गया, ठीक है भाई, और ये दोनों पहाड़ के बीच का जो गैप है वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो अगर एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा है, उसके विंग्स ऐसे हैं, तो विंग्स में और पहाड़ों में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में पिन पॉइंट प्रिसीशन चाहिए पायलट को। सिर्फ आप इक्विपमेंट्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर सकते, आपका पर्सनल जजमेंट बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है यहाँ पे। और इस कंटेक्स्ट में विजुअल फ्लाइट रूल्स को फॉलो करना जरूरी है। अगर वेदर खराब है, क्लाउड्स हैं, तो पायलट को सामने नजर नहीं आएगा, और नजर नहीं आएगा तो क्रैश के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो विजुअल फ्लाइट रूल्स को फॉलो करना ये बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर इस प्रकार के रूल्स वायलेट हो रहे हैं, अगर कहीं पे भी माउंटेनियस टेरेन में फ्लाइट उड़ाने में, तो आगे एक्सीडेंट्स बढ़े हुए हमें देखने को मिलेंगे। तो ये सब चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का एक यूनिवर्सल सेफ्टी ओवरसाइट ऑडिट प्रोग्राम है, जिसमें जितने भी 193 मेंबर स्टेट्स हैं इनके सेफ्टी ओवरसाइट ऑब्लिगेशन को मेजर किया जाता है। इसमें पिछली बार 2017 में नेपाल ने पार्टिसिपेट किया था, और इस पार्टिसिपेशन के समय पता चला कि ऑर्गेनाइजेशन और एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन में जो नेपाल की रैंकिंग है वो नीचे गिरी है।
तो कहीं ना कहीं नेपाल के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ ना कुछ लैप्सेस हैं, जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट यहाँ पे देखने को मिला है। आई होप आपको काफी कुछ यहाँ पे जानने को मिला हो दोस्तों। चैनल को शेयर सब्सक्राइब करके जाइएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। गुड